डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद जब हम लोग किसी एटम का मास कैलकुलेट करते थे तो उस एटम का मास जितने प्रोटॉन हैं उतना आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली एक एटम का मास उसके प्रोटॉन की मास की वजह से होता है ना। इलेक्ट्रॉन का मास तो हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन पड़े हों उसके मास को काउंट नहीं करते, ठीक। तो फिर एटम का मास किसका मास हुआ? तो आंसर है जो दूसरा पार्टिकल उसमें मौजूद है जिसके पास मास होता है, दैट इज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास ही एक एटम का मास होना चाहिए, ठीक है। अब एक प्रोटॉन का मास हमने निकाला पिछली क्लास में, कितना आता था? 1.67 10⁻⁻27 kg, नियरली इक्वल टू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। इसी को हाइड्रोजन एटम का मास माना था हमने ना, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और उसी का मास बस आता है एटम में। इस वजह से एक हाइड्रोजन एटम का मास 1.67 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। लेकिन आगे चल के जब दूसरे एटम के मासेस हम कैलकुलेट करने लगे तो हमने देखा कि किसी एटम के अंदर अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर में, तो 7 प्रोटॉन होंगे अंदर न्यूक्लियस के, तो उसका मास भी कितना होना चाहिए? 7 AMU, क्योंकि 1 प्रोटॉन के मास को हम क्या मानेंगे? 1 यूनिट, 1 AMU। हाइड्रोजन एटम के मास को वही मान रहे थे ना, 1.67 को ही क्या बोल देते थे? 1 AMU। तो जिसके अंदर 7 प्रोटॉन होगा तो उसका मास कितना होना चाहिए? 7 AMU। जिसके अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 AMU। लेकिन हम देखते हैं 7 प्रोटॉन होने के बावजूद उसका मास 7 AMU नहीं होता, 14 AMU हो जाता है, जस्ट डबल, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन या 8 प्रोटॉन होने के बावजूद भी उसका मास 8 AMU नहीं होता, 16 AMU हो जाता है, ऑक्सीजन का मास नियरली, ठीक है। तो हमको बाद में बड़ा प्रॉब्लम होने लगा कि हमने तो बोला कि एक एटम का मास किसका मास होगा? प्रोटॉन का मास, जितने प्रोटॉन पड़े होंगे उसी के मास होंगे। लेकिन एक्चुअल में जो एटम का मास आता है वो बड़ा डिफरेंट आता है, बहुत ज़्यादा आता है, जस्ट डबल आ जाता है। तो कोई ना कोई पार्टिकल और होता होगा जो मास बनाता होगा, लेकिन उसके पास चार्ज नहीं होता होगा, ठीक है। तो 1886 के बाद फिर ये डिस्कवरी शुरू हुई और 1932 में जा करके, 1886 में हमने पढ़ा था ना प्रोटॉन की डिस्कवरी, गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन खोजा था। उसके बाद कितने साल हो गए? 1932 तक। 1886 से उधर 1900 तक कितने हो गए? 14 साल, और इधर 32 साल, 14 और 32, 46 साल अप्रॉक्स। 46 ईयर के बाद कैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, और ये डिस्कवरी इसीलिए हुई क्योंकि जब हम मास तौलते थे तो मास हमको ज़्यादा मिलता था, जितने प्रोटॉन है उतने मिलने चाहिए थे मास, लेकिन उससे ज़्यादा मिलता था। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ और होता है, लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा था क्या होता है। बाद में एक्सपेरिमेंट्स जब हुए तब कैडविक ने ये डिक्लेयर किया कि जब हम किसी हल्के मेटल को जैसे बेरिलियम जैसा मेटल है, बोरॉन है, हल्के मेटल को अगर हम किसी अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवा दें, बम्बार्डिंग करवा दें, बड़ी तेज़ी से अल्फा पार्टिकल गोली जैसे शूट कर दें, तो जब वो अल्फा पार्टिकल एक हल्के मेटल के एटम से टकराता है, किससे? हाँ, हर चीज़ एटम से बनती है, तो जब अल्फा पार्टिकल एटम से टकराता है तो एटम को तोड़ देता है, एटम के अंदर के न्यूक्लियस को तोड़ देता है। न्यूक्लियस जब टूटेगा तो उसके अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो बाहर निकलेंगी। तो कुछ चीज़ें बाहर निकली, क्या? प्रोटॉन निकला, तो अगर मान लीजिए 6 प्रोटॉन निकला, तो 6 प्रोटॉन निकला तो उसका हमने नाम क्या रख दिया? कार्बन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या बनाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या बनाता है? अलग अलग एलिमेंट का नाम, समझ रहे हैं? 6 प्रोटॉन एक साथ जमा हो गए तो उसका नाम हमने क्या रख दिया? कार्बन। 7 प्रोटॉन जमा हो जाते तो नाम क्या रख देते? नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर अलग अलग होते हैं तो हम उसको पहचानने के लिए उसके नाम अलग अलग रख देते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अलग अलग एलिमेंट के नाम से हम उसको पहचानते हैं। बेसिकली वो क्या चीज़ है? अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन, अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन, अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया? तो ये हमने उसके नामकरण किए हैं एलिमेंट के, प्रोटॉन के नंबर अलग अलग होने के बेसिस पर, ठीक बात? ओके। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ प्रोटॉन बस अलग नहीं होता, उसके साथ हमको एक और नया पार्टिकल मिलता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है वो, ठीक है। उसी न्यूट्रल पार्टिकल का नाम आगे चल के क्या रखा गया? न्यूट्रॉन, जिसके पास मास तो होता है लेकिन क्या नहीं होता? चार्ज। क्योंकि चार्ज होता तो ओवरऑल एटम पे फिर कोई चार्ज आ जाता, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज किससे बैलेंस हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इसलिए जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज।
तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है एटम और उस पर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता। अब अगर थर्ड पार्टिकल हमको मिला और उसमें चार्ज होता तो हम एटम पे चार्ज मान लेते हैं ना कोई चार्ज आ जाता और एटम न्यूट्रल होता है, इसलिए उसमें कोई चार्ज नहीं होता तो एटम के ऊपर चार्ज रहता। ये समझ में आया। बाद में उसके बारे में और रिसर्च हुआ कि उसका मास कितना होता है, चार्ज होता है कि नहीं, तो पता चला चार्ज तो नहीं होता लेकिन मास होता है। कितना? क्योंकि हम तौल रहे थे जिसको 7 AMU होना चाहिए, वो कितना हो जा रहा था 14 AMU। तो 7 AMU किसका मास है? 7 प्रोटॉन का। एक्स्ट्रा 7 AMU कौन क्रिएट करता है? वो जो नया पार्टिकल आज मिला है जो पहले नहीं पता था, न्यूट्रॉन, उसका। तो ये भी 7 AMU, ये भी 7 AMU। ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए? 8 प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, तो 8 AMU होना चाहिए, लेकिन उसका मास कितना होता है? 16 AMU। तो ये 8 होना चाहिए, 8 और ज़्यादा है। तो ये जो पार्टिकल अभी हमने खोजा है, इसका मास लगभग किसके बराबर होना चाहिए? प्रोटॉन के मास के बराबर। जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। तो हमको जो न्यूट्रॉन मिला उसका मास नियरली किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, दोनों लगभग सेम मास के होते हैं। इसीलिए अगर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो हम उसका मास कितना सोचते थे? 1 AMU होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसका मास कितना होता है? 2 AMU, क्योंकि न्यूट्रॉन भी तो अपना एक मास देता है और उसका मास भी प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज डिस्कवर्ड बाय कैडविक इन 1932। 1932 में डिस्कवरी हुई। कैसे? बाय बम्बार्डिंग ऑफ बेरिलियम फॉइल बाय अल्फा पार्टिकल। बेरिलियम फॉइल का हमने बम्बार्डिंग करवाया किससे? अल्फा पार्टिकल से। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, क्योंकि आगे हम ये 10 जगह यूज़ करेंगे, तो आपके दिमाग में इसका पिक्चर भी होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो मैं अभी अल्फा पार्टिकल पर आता हूँ, आपको बताता हूँ ये क्या है। पहले इसको समझिए, हमने क्या लिया? बेरिलियम का फॉइल। फॉइल किसको बोलते हैं समझ रहे हैं? एकदम पतला मेटल, बहुत पतला, जितना पतला आप कर सकते हो उतना पतला कर दिए, उसको फॉइल बोलते हैं। तो इसके साथ हमने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया। हमने देखा जब ये स्ट्राइक होता है तो एक नया मटेरियल पैदा होता है। नया मटेरियल पैदा होता है नहीं मतलब उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको दिखते हैं, जो इसके अंदर रहे होंगे वो टूट गए होंगे। तो ये प्रोटॉन दिखा, तो 6 प्रोटॉन दिखा, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया? कार्बन। और इसके अलावा हमको एक और पार्टिकल मिला जिसके पास चार्ज नहीं था। चार्ज होता पॉजिटिव चार्ज, तो उसको प्रोटॉन मान लेते। पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल प्रोटॉन होता है। हमने देखा कि इसके पास चार्ज नहीं है लेकिन इसके पास मास है। जैसे इसका मास कितना है? 12, इसका मास कितना है? 1 मास का। समझ आया? लेकिन चार्ज नहीं है। चार्ज होता तो उसकी गिनती यहां लिखते, चार्ज की गिनती यानी प्रोटॉन की गिनती। समझ गए? ओके, तो कोई चार्ज नहीं है उसका। अब जरा इसको देखो ये बैलेंस है कि नहीं। हमने बेरिलियम लिया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। इसका मतलब है इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। लेकिन इसका मास कितना होता है? 9। तो 4 प्रोटॉन है तो मास भी कितना होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए, लेकिन हमने देखा नहीं, जस्ट डबल है। 9 और 8 लगभग बराबर ही हैं, तो इसका मास जस्ट डबल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब कुछ मास तो और होता है इसमें। समझ आया? हमने इसका बम्बार्डिंग कराया अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम एटम नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस। जब हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, मास होता है 4 उसका, जस्ट डबल। ठीक है, तो एटम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्रोटॉन थे अंदर में, है ना? न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सिर्फ इसमें क्या बचा? 2 प्रोटॉन, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज। 2 प्रोटॉन मतलब क्या? 2 पॉजिटिव चार्ज, और उसका मास 2 प्रोटॉन और अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, इसलिए उसका मास कितना हो जाता है? 4 AMU। तो न्यूक्लियस का हीलियम बस बचता है, उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये आ रहा है समझ आपको कि नहीं आ रहा? बोलिए, आ रहा है? न्यूक्लियस सिर्फ बचता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? बाहर चला गया। समझ आया? हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो क्या बचा? सिर्फ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 2 प्रोटॉन है और जो भी उसका मास होगा वो मास कितना होता है? 4, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, 2 उसका मास और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 न्यूट्रॉन का मास। टोटल मास कितना हो गया? 4 AMU मास हो गया। और चार्ज कितना होता है उसके पास? +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो सिर्फ किसका चार्ज बचा?
प्रोटॉन का चार्ज बचा। तो +2 चार्ज और 4 AMU मास किसका होता है? हीलियम न्यूक्लियस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाग गया है तो सिर्फ न्यूक्लियस बचा है। समझ रहे हैं? ये होता है अल्फा पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो अल्फा पार्टिकल जब हम बेरिलियम जैसे सॉफ्ट मेटल के साथ स्ट्राइक करवाते हैं तो हम देखते हैं ये टूट जाता है, बड़ी तेजी से ये जाके हिट करेगा न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस भी फूट गया, बेरिलियम का न्यूक्लियस भी फूट गया। समझ रहे हैं? अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस ही है, ये आया बड़ी तेजी से गोली जैसे, और यहाँ बेरिलियम का एटम मिला, जब ये उससे टकराएगा तो उसके अंदर के न्यूक्लियस को भी फोड़ देगा, खुद भी फूट जाएगा, ब्लास्ट हो गया, बम्बार्डिंग। ठीक है ना, बम्बार्डिंग ऐसे ही होती है ना, ब्लास्ट हो जाते हैं। दोनों ब्लास्ट हुए तो क्या बनेंगे? हाँ, उसका नाम ही हमने अल्फा पार्टिकल इसीलिए रखा है। मैं भी आपको बताता हूँ इसका पूरा नोमेनक्लेचर कैसे कैसे बनता है, क्या कहाँ से आता है और क्या क्या रहता है इसके साथ। ठीक है, तो पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद उस पर आते हैं। तो ये समझ आया, ये दोनों एक दूसरे में ऐसे स्ट्राइक किए और फूट गए, ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट होंगे तो क्या बनेगा? इसके पास कितने प्रोटॉन थे? 2, हीलियम न्यूक्लियस के पास, और बेरिलियम के पास कितने थे? 4। ये दोनों न्यूक्लियस फूट गए, 4 और 2 6 प्रोटॉन बचे, 6 ही बचे ना। 6 को हमने जमा किया तो 6 प्रोटॉन जब जमा हुए हमने देखा टोटल 6 प्रोटॉन दिख रहे हैं, चलो इसका नाम रख देते हैं। 4 प्रोटॉन थे तो उसका नाम क्या था? बेरिलियम। 6 प्रोटॉन जमा हुए, उसका नाम क्या रख दिया? कार्बन। ठीक है, उसका मास हमने देखा 12, नेचर में मिलता है हमको कार्बन 12 मास का। ये हो गया। अच्छा, अब देखो मास थोड़ा सा कैलकुलेट करो। इसका मास कितना हो रहा था हीलियम न्यूक्लियस का? 4 AMU था 4 AMU। बेरिलियम का मास होता है 9। टोटल मास कितना होना चाहिए? 9 और 4 13, लेकिन इसका मास कितना बना? 12, यानी एक मास कोई और होगा ना। 12 तो ये बन गया, 6 प्रोटॉन का मास 12 हो गया, तो एक तो और होगा ना 1 AMU किसी का। तो 1 AMU का एक नया पार्टिकल हमको मिला जिसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं था, यानी कोई भी चार्ज नहीं था। प्रोटॉन होता तो चार्ज भी आ जाता, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है ना। इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं था, क्योंकि 4 और 2 मिलकर 6 ही प्रोटॉन बनते थे। 6 प्रोटॉन से हमने उस एलिमेंट का नाम कार्बन रख दिया, उसका मास देखा 12 आया, और यहाँ टोटल मास तो 13 इन्वॉल्व हो रहे थे, तो मास डिस्ट्रॉय तो होना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? कंजर्वेशन लॉ, आपके मास वाला फर्स्ट लॉ। तो मास डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, तो 1 मास और होना चाहिए। तो हमको एक नया पार्टिकल मिला सिंगल मास वाला, और इसमें कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था। इस न्यूट्रल पार्टिकल का हमने नाम क्या रखा? न्यूट्रॉन नाम रखा। ठीक है, और इसको फिर हमने एक फंडामेंटल पार्टिकल भी एक्सेप्ट कर लिया। ये बेरिलियम के साथ भी होता है। और अगर मैं इसका रिएक्शन देखो, हीलियम न्यूक्लियस का रिएक्शन अगर मैं बोरॉन के साथ करवा दूं, ठीक है, तो भी हमको यहां पर एक पार्टिकल मिलता है सिंगल मास वाला, यही पार्टिकल न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां पर बनता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं बताइए? 7। तो इसका एटॉमिक नंबर 7। 7 प्रोटॉन जमा हुए तो उसको फिर हम कार्बन नहीं बोल सकते ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन का ही हम नाम रखते हैं। 3 प्रोटॉन हो गया उसका कुछ नाम, 4 प्रोटॉन हो गया उसका दूसरा नाम, वो सब एलिमेंट के नाम से पहचाने जा रहे हैं। 6 प्रोटॉन जमा हुए तो उस एलिमेंट का नाम क्या रख दिए? कार्बन, इसको पहचानने के लिए। 7 प्रोटॉन जमा हुए तो इन प्रोटॉन का नाम क्या रख दिए? 7 को बोल दिए तुम नाइट्रोजन हो, 7 प्रोटॉन वाले, ये नाम रख रहे हैं। तो नाम बेसिकली किस चीज का रखा जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का। और हम उसको कैसे याद कर लेते हैं? ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। लेकिन एक्चुअल में नोमेनक्लेचर किसका है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन का। अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन, अलग अलग नाम। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 7 प्रोटॉन वाला क्या? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 AMU, ये आप जान रहे हो। अच्छा, यहां 7 प्रोटॉन इन्वॉल्व हुए हैं, ये 2 हैं, तो यहां कितने प्रोटॉन होने चाहिए? 7 बनना है टोटल प्रोटॉन। ये 2 तो हीलियम न्यूक्लियस का हो गया, इसमें कितना होना चाहिए? 5। वो होता ही है इसका एटॉमिक नंबर 5। मास देखो, दिस इज 4, और यहाँ पे कितना होना चाहिए कि 14 हो जाए? 10 होना चाहिए पक्का। 11 का है, 11 और 4, हाँ एक वहां भी है, तो ये टोटल कितना बन रहा है? 15। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 11। ये वेरी गुड। तो 11 और 4 मिलकर टोटल कितने हो रहे हैं? 15। 15 में से 14 AMU वाला मास इसका आया, समझ रहे हैं? इसका मास हो गया। तो एक जो एक्स्ट्रा मिला हमको, वो एक्स्ट्रा मास का, जिसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, यहां भी हमको एक पार्टिकल मिलता है जो न्यूट्रल होता है इस एक्सपेरिमेंट में भी। ठीक है, तो इसी से हमने इसको पहचाना कि भैया देखो इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन मास तो कंस्टिट्यूट करता है, क्योंकि वो मिला के ये सिर्फ
14 ही बनता है, जबकि 15 बनना चाहिए, लेकिन इसका मास 15 नहीं आता, मतलब एक मास तो एक्स्ट्रा होता है। तो उस मास का पार्टिकल हमने ढूंढा, उसका नाम हमने न्यूट्रॉन रख दिया, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज वाला न्यूट्रॉन। और इसको ना फंडामेंटल पार्टिकल एक्सेप्ट किया गया। न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, उसी तरह से न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल एक्सेप्ट किया गया। इसको भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे, एटम के अंदर के पार्टिकल। ये भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन के साथ। सो दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल पार्टिकल। इट कैरीज नो एनी चार्ज बट हैज ए मास नियरली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। नियरली इक्वल टू ना, यहां नियरली लगा लीजिएगा, मास नियरली इक्वल टू, यानी एकदम बराबर नहीं होता, थोड़ा सा फर्क रहता है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? और वो फर्क कितना रहता है इसको देखिए, थोड़ा सा ये भारी रहता है ना। देखिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है हमारा 1.67। इतना तो हाइड्रोजन का भी हम लिख लेते हैं, प्रोटॉन का। थोड़ा सा आगे अगर इसको बढ़ाऊं मैं, 4 डिजिट करूं, तो इट विल बी 49 10⁻⁻27 kg। आ रहा समझ में? ये है एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम की, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 10⁻⁻27 kg, या ग्राम में लिखोगे तो -24 ग्राम। ठीक है, देखो शुरू के 3 डिजिट दोनों में सेम रहते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? चौथे डिजिट में, या डेसिमल के बाद तीसरे डिजिट में। डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हुआ? डेसिमल के बाद कितने प्लेस बाद? तीसरे प्लेस से। समझ आया? प्रोटॉन का मास कितना? 2 और न्यूट्रॉन का मास कितना? 4। यहीं से डिफरेंस पैदा हो गया। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट ये मास कितना है? 1.67 वो तो सेम है ना, इसलिए हम इसको लगभग इक्वल मान लेते हैं। बहुत ज्यादा बाइफरकेट करना है तो डेसिमल के बाद आप आगे चलिए, तीसरे डिजिट चौथे डिजिट में आपको अंतर दिखेगा। ठीक है, तो ये कितना होता है? 1.6726 26 ग्राम। ठीक है, 26 ग्राम इमेजिन कीजिए, और ये 49 ग्राम। तो थोड़ा सा भारी हो गया ना न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है किससे? प्रोटॉन से। समझ आया? तो नीचे एक लाइन आप लिख लीजिए, एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली यानी बिल्कुल थोड़ा सा, एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन, इज स्लाइटली हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन। हो गया? ये लिख लिए? नहीं लिख पाए? एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन। हो गया? याद रहेगा? और ये फिगर याद रखिएगा, क्लास 12th में जब आप वहां पहुंचोगे, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई नाम का एक चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 12th में, वहां जब पहुंचोगे तो उसके सारे कैलकुलेशंस डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक नंबर लेके करने रहते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। डेसिमल के बाद 4 या 5 डिजिट ले करके आपको कैलकुलेशंस करने रहते हैं वहाँ। ठीक है, इसलिए आप ये एग्जैक्ट फिगर भी याद रखोगे, आगे आपको यूज होना है। समझ गए? हो गया ये? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अल्फा पार्टिकल, हाउ इट प्रोड्यूस, कहाँ से ये आता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी एक हिस्ट्री बताता हूँ, साथ में हिस्ट्री भी चलती रहे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, देखिए 1895 के आसपास, कौन से टाइम पीरियड में? 1895, रॉन्जन ने एक्सपेरिमेंट किया। रॉन्जन नाम आपने सुना है? नहीं सुना है? विल्हेम रॉन्जन, जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। आप लोग जीके में पढ़ते हो ना डिस्कवरीज के बारे में, उसका निर्माता कौन है, किसने डिस्कवर किया है। रॉन्जन ने क्या खोजा था? एक्सरेज। कैसे? बड़ा आसान सा था। विलियम क्रूक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब का, वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें गैस भरी, और जैसे ही हम वोल्टेज चालू करते हैं बैटरी लगा के 10,000 वोल्ट, तो क्या होता है? बीच की जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है, और आयोनाइज होती है तो कैथोड से एनोड की तरफ क्या चलने लगता है?
इलेक्ट्रॉन की बीम, क्योंकि एयर तो आयोनाइज हो गई है, बीच की गैस, एयर बोलो या गैस बोलो, आयोनाइज हो गई है, इलेक्ट्रॉन टूट गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से किसकी तरफ चलते हैं, एनोड की तरफ। ये कौन सी रे है, क्या नाम है इस रे का, कौन सा रे, कैथोड रे। समझ आया, कौन सा रे, कैथोड रे। और अगर मैं एनोड में छेद कर दूं, इसको क्या कहते हैं, पंचर कर दूं, छेद कर दूं छोटे छोटे, तो ये रेस पार करके इधर स्क्रीन में दिखेगी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में स्ट्राइक करके जलती हुई। ठीक, ये कौन सी रे है, कैथोड रे। और अगर मैं कैथोड में छेद कर दूं तो यहाँ बीच के जो एटम आयोनाइज हुए हैं, एटम जो बचे, इलेक्ट्रॉन तो भाग गया एनोड की तरफ, जो एटम बचे वो किधर भागेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसमें हमने छेद किया, इधर आया, इधर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, यहाँ भी बत्ती जलती हुई दिखती है। ये कौन सी रे है, ये एनोड रे है, जो गैस से बनती है, उसके पॉजिटिव पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद आयन से। समझ में आया, इसको ऐसे याद रखिए, नहीं तो आप तो रटते रह जाओगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये देखा, रॉन्जन ने एक्सपेरिमेंट किया कि जब कैथोड रे चलती है, कौन सी रे, हाँ, कैथोड रेस जब चलती हैं, तो अगर उसके सामने एक हैवी मेटल रख दिया जाए, कौन सा मेटल, कौन सा मेटल, ध्यान देख, कौन सी रे की बात कर रहा हूं मैं, कैथोड की। ये एनोड से, ये कैथोड है, ये एनोड है, कैथोड से एनोड की तरफ चलती है ना कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन की बीम। उसके सामने अगर मैं एक हैवी मेटल रख दूं, हैवी मेटल समझ रहे हो, मोटा सा, पतला थिन नहीं, मोटा मेटल, तो मैं ये देखता हूं कि ये इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो इस हैवी मेटल को पेनिट्रेट कर देती हैं। मोटा सा मेटल है ये, इसको पेनिट्रेट करती हैं, निकल जाती हैं, एनोड आता है, एनोड को भी पेनिट्रेट करती है, निकल जाती हैं। पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ग्लास है, अगर उसमें हम कुछ भी नहीं लगाएं, ग्लास है, उसको भी पेनिट्रेट करके निकल जाती हैं, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर चली गई। समझ में आया, क्या रखा हूं बीच में, हैवी मेटल, किसके सामने, ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, कैथोड रे बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम। तो ये जो आने वाली इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने मैंने एक मेटल रख दिया, हैवी मेटल। जब ये मेटल सामने रखता हूं तो ये इसको पेनिट्रेट करती हैं, कुछ तो यहीं रुक जाएंगी, हैवी मेटल वो गर्म हो जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि कैथोड रे के सामने अगर आप मोटा सा फॉइल रख दोगे तो ये गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन लाल होने के बाद भी अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, ध्यान से देखें, तो इसमें से भी कुछ ऐसी रेस निकलती हैं जो एनोड के रोके भी नहीं रुकती, उसके पीछे जो ग्लास वॉल है उससे भी नहीं रुकती, ट्यूब के बाहर चली जाती हैं। और ट्यूब के बाहर जब हम कोई स्क्रीन लगाते हैं वहां हमको वो दिखती हैं। यानी ये कुछ ऐसी चीज है जो मटेरियल के रोके रुकती नहीं, मटेरियल को छेद के, ग्लास वॉल को छेद के बाहर निकल जाती हैं, और बाहर में अगर कोई स्क्रीन लगाते हैं वहां हमको दिखती हैं। ठीक है, इतनी हैवी पावर की ये वेव्स होती हैं। और ये पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल होता तो क्या होता, आपने जो हैवी मेटल रखा था तो पार्टिकल आता तो रुक जाता यहीं, समझ रहे हो। थिन फॉइल रखते तो पार्टिकल पार हो जाता, पतला सा फॉइल रखते, लेकिन अगर हम मोटा मेटल रख रहे हैं तो इनको रुक जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं रुकती नहीं। इवन ये एनोड को भी पार कर जाती हैं, ग्लास वॉल को भी पार कर जाती हैं, बाहर चली जाती हैं ट्यूब के बाहर में। जब हम फोटोग्राफी प्लेट लगाते हैं वहां जाके दिखती हैं, वहां पिक्चर बनाती हैं। समझ आया, इसका मतलब है ये पार्टिकल तो नहीं है। दूसरा सबूत पार्टिकल क्यों नहीं है, अगर इनके रास्ते में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, प्लस प्लेट माइनस प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, पार्टिकल होगा तो कुछ चार्ज भी होगा, अगर चार्ज होगा तो मुड़ेगी। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो किधर मुड़ जाएगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो किधर मुड़ जाएगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ। लेकिन हमने देखा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इसको कोई असर ही नहीं होता, ये सीधे निकल जाता है, यानी इसके पास कोई पार्टिकल नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा हमने नॉर्थ साउथ पोल, उसके बावजूद हमने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड से भी नहीं मुड़ती हैं। समझ रहे हो, नहीं तो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती, साउथ की तरफ मुड़ जाती, नहीं मुड़ती। आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये सीधे निकल जाती हैं और ग्लास वॉल को भी छेद के बाहर चली जाती हैं, बाहर जाके स्क्रीन में वो दिखती हैं। समझ आया, यानी ये क्या है, मटेरियल है कि नहीं है, बोलिए। मटेरियल नेचर तो नहीं है, मटेरियल होता तो क्या होता, सबसे पहले तो मोटा सा जो हमने मेटल रखा है वहीं पे रुक जाती है वो। पार्टिकल होते तो टकराते रुक जाते, ये गर्म हो जाता ज्यादा से ज्यादा, और क्या होता। ठीक है, गर्म तो होता ही है, लेकिन ये रुक जाते, पार्टिकल होते तो आगे नहीं बढ़ते। ये आगे बढ़ी, इसका मतलब है वो पार्टिकल नहीं है, तो वो क्या है, वो रेडिएशन है, वेव्स, जैसे सन से आने वाली धूप। समझ आया, वो पार्टिकल नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं, टॉर्च से आप लाइट जलाते हो, वो लाइट क्या है, वेव्स, वो पार्टिकल नहीं होता। समझ रहे हैं, समझे कि नहीं, पक्का। हाँ,
तो वो पार्टिकल नेचर की नहीं होती, वो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसीलिए ना तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है, वो कहीं मुड़ती भी नहीं, बिल्कुल सीधे चली जाती हैं। और इवन मोटा सा मेटल भी आप रख दो तो उसको भी पेनिट्रेट करके छेद के निकल जाती हैं, ठीक है। उसका रॉन्जन ने नाम रखा था एक्स रे। क्या रखा? एक्स रे। और वो रे है यानी वेव्स। वेव्स समझ रहे हैं? पार्टिकल नहीं है ना, पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ना, मटेरियल का बना हुआ, लेकिन वो पार्टिकल नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, वो क्या है? सिर्फ जैसे सन से आने वाली धूप, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसका रॉन्जन ने नाम क्या रखा? एक्सरे नाम रखा। ये समझ आया? ये कब हुआ था जी? 1895 में उन्होंने डिस्कवरी की थी। ठीक, ठीक है। कब किया था? हाँ, थोड़ा सा जगिए। 1895। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी, बहुत बड़ा आविष्कार था। एक्सरे अगर नहीं खोजा गया होता तो आज आप लोग के एक्सरे कैसे होते हैं, हाथ पैर टूटते हैं तो। देखते हैं एक्सरे बॉडी को पेनिट्रेट करके अंदर की जो हड्डी होती वहां तक चली जाती है और उसका फोटो हमको देती है फोटोग्राफिक प्लेट पे हड्डी का। तो जहां क्रैक होता है वो आपको दिख जाता है ब्लैक ब्लैक। समझ में आया? इतनी हैवी उसमें स्ट्रेंथ होती है कि वो बॉडी को पेनिट्रेट करके चली जाती है, एक्सरे। ठीक है। किसने डिस्कवर किया उसका? डिस्कवरर कौन है? कौन है? विल्हेम रॉन्जन। ठीक है, आपको बुक में मिल जाएगा ये छोटा सा पार्ट, पढ़िए कभी डिस्कवरीज के बारे में। ठीक है, ओके। हमारा मेन मुद्दा कुछ और था, लेकिन मैंने सोचा एक्सरे भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आया 1896। कौन सा टाइम पीरियड आया? 1896। और एक और साइंटिस्ट थे, हेनरी बैक्वेरेल। क्या नाम था? हेनरी, बोलो। नाम बड़े अजीब से होते हैं ना, लेना हमको अच्छा नहीं लगता। हेनरी बैक्वेरेल। द टाइम पीरियड वाज 1896। ठीक है। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमको बताया। रेडियो एक्टिविटी, ध्यान से समझिएगा इसको। हेनरी बैक्वेरेल 1896 में इन्होंने क्या बताया? किसके बारे में? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये होता है, हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं, ऐसे एलिमेंट्स भी मिलते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि बिना किसी से रिएक्शन करे खुद ही वो टूटते रहते हैं, उसका न्यूक्लियस टूटता रहता है। समझ गए? अपने आप। और जब न्यूक्लियस टूटता रहता है तो इससे बहुत सारी चीजें छिटक छिटक के बाहर निकलती रहती हैं जो उसके पास होता है। क्या होता है? मटेरियल होता है, एनर्जी होता है। यही दो चीज हो सकती हैं। एनर्जी किस रूप में निकलती है? वेव्स, रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। और मटेरियल किस रूप में निकलेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा। समझ में आया? तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, इनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे देखिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम हो गया, मैं सिर्फ सिंबल लिख रहा हूं ना, यूरेनियम। पोलोनियम हो गया, ठीक है, रेडियम हो गया, इसी तरह से एस्ट्राटीन हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, रेडियम, RA। रेडियम तो सुने हो ना? ठीक है, रेडियम किसने ढूंढा था? रेडियम मालूम है? मैडम क्यूरी करके नहीं पढ़ते आप लोग? पढ़ते हैं। मैरी क्यूरी नाम है उनका। अब पता नहीं वो आदमी है कि औरत है, मैं उनका जेंडर नहीं जानता, हो सकता है आदमी हो ना। नहीं, मैडम क्यूरी बोलते हैं, तो कहाँ से आदमी होगा? ठीक है, ओके। ये एलिमेंट्स दिखे आपको? यूरेनियम एटम बम जिससे बनता है, हाइड्रोजन बम जिससे बनता है। ओके, यूरेनियम है, पोलोनियम, रेडियम, एस्ट्राटीन, इस तरह करके और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी इनको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, हाईली अनस्टेबल होते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हुआ तो इनका न्यूक्लियस टूटना स्टार्ट हो जाता है। एक बार टूटना स्टार्ट हुआ तो फिर आप इसको रोक ही नहीं सकते जब तक पूरा समाप्त नहीं हो जाता अपने आप। समझ आया? और इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलता है। इसके कांटेक्ट में अगर आप आ गए रेडिएशन के तो आपकी पूरी स्किन गल जाएगी। समझ रहे हैं? इससे जो रेडिएशन निकलता है, अगर आपकी बॉडी उसके कांटेक्ट में आई तो बॉडी को छेद छाद के निकल जाएगी, पेनिट्रेट करके पूरी बॉडी छल्ली हो जाएगी, जल जाएगी पूरी बॉडी। समझ रहे? जैसे आपको गोली से शूट कर दी हो उस तरह से आपकी बॉडी गल जाएगी,
तेजाब डाल दिए हो बॉडी के ऊपर, जल जाएगी पूरी बॉडी इसके रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से। ये समझे आप कि नहीं समझे? ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हेनरी बैक्वेरेल ने कि देखो भाई, हम कोई भी इनमें से एक पार्टिकल उठा लेते हैं, ये यूरेनियम ही रख लिए, मान लो रेडियम रख लिए, रेडियम ले लिए। अब रेडियम से कंटिन्यूअसली रेडिएशंस निकलते रहते हैं और बहुत सारी चीजें निकलते रहते हैं, तो इससे रेडिएशन निकले ना, हम चाहते हैं एक ही डायरेक्शन में हमको मिले, तो उन्होंने इसको ऐसे एक लेड ब्लॉक लिया, यहां पर सपोज दिस इज रेडियम, और इसको ऐसे एक लेड ब्लॉक के अंदर रख दिया। लेड एक ऐसा मटेरियल है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सा मटेरियल? लेड। सुने हैं नाम लेड का? बोलिए बोलिए, नहीं सुने हो लेड का नाम? ये लेड, LEAD, लेड। सिंबल क्या होता है इसका? PB। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस मटेरियल की खासियत ये होती है कि जो भी हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया है, उससे जो भी रेडिएशन निकलता है, लेड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता। तो हमने एक लेड का ब्लॉक बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा छेद किया लेड ब्लॉक में, तो इसके जो भी रेडिएशन है वो इसी डायरेक्शन में निकलेंगे, ऐसे। समझ रहे हो? इससे जो भी रेडिएशन निकलेगा वो सिंगल डायरेक्शन में निकलेगा तो इधर भी, लेकिन ये क्या करेगा? उसको ब्लॉक, बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, ये मैंने एक सब्सटेंस लिया रेडियम, ये। ठीक, इसके सामने हमने एक लेड की पतली सी, देखिए, तो यहां से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ये रेडिएशन ऐसे चली। जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, 2 प्लेट रखी, तो इसके अंदर बहुत तरह के पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल भी होते हैं, निगेटिव पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, तो अगर उनके पास चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ेंगी, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट की तरफ। ये तो आप जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर मुड़ेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। कोई नेगेटिव पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो हमने ऐसे ही देखा कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो ऐसे मुड़ जाते हैं, ये, और यहाँ पे जाके हिट करते हैं स्क्रीन में, दिख रहा है ये यहाँ पे जाके स्ट्राइक किए, ये बत्ती जलने लग जाती है, कोई कलर हमको दिखता है वहाँ पे, मतलब कुछ पार्टिकल वहाँ पे जाके हिट करते हैं। समझ आया? तो जो पार्टिकल वहाँ जाके हिट करेगा, मतलब वो अपने ओरिजिनल रास्ते से मुड़ गया, डिफ्लेक्ट हो गया, तो वो कौन से नेचर का पार्टिकल होगा? कौन सा पार्टिकल मुड़ा है? किस प्लेट की तरफ मुड़ा है? नेगेटिव। तो वो कैसा पार्टिकल होगा? पॉजिटिव पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? उस पॉजिटिव पार्टिकल का नाम इन्होंने रखा अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? हाँ, अल्फा पार्टिकल कैसा पार्टिकल हुआ? पॉजिटिव। ठीक है, कैसा पार्टिकल? पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक बात, यहां तक समझ आया? हमने देखा कि इसमें से कुछ और पार्टिकल निकलते हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ते हैं, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ेंगे तो इधर आ जाएंगे ऐसे, ये। अगर पॉजिटिव की तरफ मुड़े हैं, स्क्रीन में ऐसे मुड़ के चले गए, ठीक, तो ये किस नेचर के होंगे? नेगेटिव। नेगेटिव कौन से पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम आती है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। इसका हमने नाम रखा है बीटा, बीटा पार्टिकल। क्या नाम रखा है? बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, ये नॉर्मली क्या है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये। समझ आया? कुछ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बावजूद भी ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, सीधे जाते हैं। इसका मतलब उनके पास कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होता मतलब पार्टिकल ही नहीं होता। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे सीधे चले जाते हैं विदाउट डिफ्लेक्शन, ये स्ट्रेट, यहाँ पे जाके वो हमको दिखते हैं। और ये वाले पार्टिकल होते हैं हमारे गामा रेस। क्या होते हैं? और ये रेस क्या है? ओनली वेव्स, पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, पार्टिकल नहीं होते। तो 3 तरह के पार्टिकल हमको किससे मिलते हैं? किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उठा के रखो, उसमें से कितनी चीजें निकलती हैं? 3। एक क्या निकलता है? अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव नेचर का पार्टिकल। दूसरा क्या निकलता है? निगेटिव नेचर का पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम क्या है? बीटा पार्टिकल। और एक क्या निकलता है? एनर्जी, रेडिएशन। एक्स रे भी निकलती है, गामा रेज भी निकलती है। एक्स रे कब निकलेगी? जब सामने हैवी मेटल रख दो, उस हैवी मेटल से जब वो पार होगी तो क्या बन के निकलेगी? एक्स रेज। ये समझ में आ रहा है? एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होता है? बोलिए। इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है, इलेक्ट्रॉन की लहर जा रही है, उसके सामने क्या रखना है? हैवी मेटल। जब वो हैवी मेटल से टकराएगी, गर्म करेगी, तो इससे जो रेडिएशन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छन के नहीं जा सकता,
इससे जो रेडिएशन निकलेगा, वेव निकलेगा, वो कौन सी वेव होगी? एक्सरे। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है बोलिए, मेथड क्या है? एक्सरे प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन को किसके साथ स्ट्राइक करा दीजिए? हैवी मेटल के साथ। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल से टकराएगी क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सरेज। वो एक्सरे पार्टिकल नहीं है, मटेरियल नहीं है, क्या है? वेव्स। समझ आया? जैसे धूप। तो ये चीज दिखा आपको। हाँ, बीटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेव्स, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, लहर, पूरी की पूरी करंट इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो इसको फिर हमने और रिसर्च किया। अल्फा पार्टिकल को हमने देखा कि देखो भाई, हम ये जानते हैं कि हीलियम का हमारा जो एक एटम होता है, उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बाहर में घूमते हैं हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, और अंदर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हीलियम में से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दें ऐसे, तो फिर ये क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन तो चले गए, सिर्फ क्या बचा? न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज बचा, यानी इस पूरे एटम में कौन सा चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचे ना, इलेक्ट्रॉन तो चला गया। वैसे भी आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ये माइनस चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। 2 प्लस चार्ज वाला, और मास कितना? 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं इसके अंदर, तो टोटल मास कितना हो जाता है? 4। तो हमारा ये जो हीलियम का +2 चार्ज वाला न्यूक्लियस बचा, जिसका मास कितना है? 4 AMU। ये न्यूक्लियस कहलाता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम का न्यूक्लियस क्या कहलाता है? अल्फा पार्टिकल। ये मिलता किसमें है? किसमें मिलता है अल्फा पार्टिकल? कहां से मिलता है? हम बोलेंगे कि हमको बेरिलियम के साथ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाना है, तो अल्फा पार्टिकल लाओगे कहां से? उसका सोर्स कौन है? समझ में आया? अल्फा पार्टिकल का सोर्स कौन? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखो, हमको अल्फा पार्टिकल बस चाहिए, तो क्या करेंगे? यहां से जो रेडिएशन निकल रही है इसमें सब कुछ है, कॉम्बिनेशन है ये। यहां क्या लगाओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो अल्फा पार्टिकल किधर मुड़ जाएगा? किधर मुड़ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ। ये मुड़ गया अल्फा पार्टिकल। इसके सामने बेरिलियम की प्लेट रख दीजिए, इस रे के सामने जो ये जा रहा है। समझ रहे हो? ये हमको इससे रिएक्शन करवाना है, हीलियम न्यूक्लियस से बेरिलियम का स्ट्राइक करवाना है। तो हीलियम न्यूक्लियस मिलेगा कब? एक क्या रखोगे? सोर्स। कौन सा सोर्स? रेडियो एक्टिव। यहां से जो रेडिएशन निकलेगी इसमें सब कुछ रहेगा, मिक्सचर है। यहां क्या लगा दो? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन मुड़ जाएगा? अल्फा पार्टिकल। अब आपको अल्फा पार्टिकल मिल गया प्योर, इसी के सामने क्या रख दीजिए? बेरिलियम। टक्कर हो जाएगा। समझ आया? और आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। समझ आया? ये कहां से आया, कैसे करवाते हैं इसको? आया कि नहीं आया? बोलिए। क्लियर है ये कि कोई डाउट है? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है, ओके। ये सबसे पहले किसने बताया? बोलिए। हेनरी बैक्वेरेल ने बताया 1896 में। बाद में इसमें बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारे लोगों ने किया। स्टार्ट किसने किया था? हेनरी ने। बाद में फिर इसमें बहुत सारे लोग आए, जैसे मैरी क्यूरी ने रेडियम पर बहुत काम किया, रेडियम की डिस्कवरी उन्होंने ही की थी। ठीक है। आगे चल के एक और थे पियर क्यूरी। क्या नाम था? पियर क्यूरी ने भी बहुत सारा काम किया इस फील्ड में, रेडिएशन की फील्ड में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के फील्ड में। फिर आगे चल के रदरफोर्ड ने भी इस पे काम किया। किसने? हाँ जी, अभी हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ने वाले हैं जस्ट एक लेक्चर के बाद। तो रदरफोर्ड ने भी इस पे बहुत काम किया था, तो उनका भी नाम इस फील्ड में आता है। ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक। ये नाम बड़े अजीब लगते हैं सुनने में ना। फेडरिक सोडी नाम था। सोडी तो सुने हैं आप? किसमें सुने हैं? तारक मेहता में सोडी सिंह, उनका नाम भी फेडरिक सोडी था। उन्होंने भी इस पे बहुत सारा काम किया है। तो ये 2-4 साइंटिस्ट बड़े पॉपुलर हैं जिन्होंने रेडिएशन की फील्ड में काम किया है, और इनका नाम अमर हो गया है आज की डेट में। ठीक है, जितने भी नाम मैं आपको गिना रहा हूँ। सो दिस इज हाउ अल्फा पार्टिकल्स आर जनरेटेड, गामा रेस आर जनरेटेड एंड बीटा पार्टिकल्स आर जनरेटेड। ठीक है। इसमें से ये दोनों पार्टिकल हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। किसका? हीलियम का। और ये क्या है? वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेस। इसी के सामने अगर मैं कोई हैवी मेटल रख दूं तो एक्सरे बन जाएगा वो। तो एक्सरे भी ऐसे प्रोड्यूस होती है। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है कि नहीं है? पक्का हो गया ये? हाँ जी, ये नोट कर लें।